हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में। ये कंप्लीट वीडियोस है पूरे जो है सेक्शन का, जो भी महत्वपूर्ण जो है सेक्शन है उनसे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल वगैरह बनेंगे उन सबको जो है कलेक्ट करके जो है आपके समक्ष लेकर आया गया है। तो काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान से देखना है और इसका लाभ उठाना है। और यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो है ये वीडियोस आपको कैसा लगा इसका रिव्यू ज़रूर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम कब का है, तो ये 1882 का है। और 1882 में पता है आपको कि अंग्रेज़ों द्वारा ये बनाया गया कानून है। तो भारत का जो है अनुच्छेद एक है 372 जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को ये मान्यता देता है। तो वर्तमान में इस कानूनी को जो है यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम को अनुच्छेद 372 जो है मान्यता देता है। ठीक है, और उसके बाद यह कानून जो है तृतीय विधि आयोग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी कि थर्ड लॉ कमीशन के सिफारिश पर ये बनाया गया था। तो इसके साथ ही साथ हमको ये भी जान लेना जरूरी है कि फर्स्ट लॉ कमीशन के सिफारिश पे कौन सा बनाया गया था और सेकेंड लॉ। तो प्रथम विधि आयोग के सिफारिश पे जो है आईपीसी का निर्माण हुआ था और द्वितीय विधि आयोग का प्रथम बार जो है ये सीपीसी का जो है सिफारिश पर ये बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि पूरे जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है उसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो 8 चैप्टर हैं और अगर सेक्शन की बात करें तो टोटल 137 सेक्शन है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है। तो सबसे बड़ा अध्याय जो है वो अध्याय 2 है, जो कि सेक्शन 5 से लेकर के 53A तक है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि निर्माण तिथि क्या है, तो ये भी आपको याद करने वाली जरूरी बात है कि 17 फरवरी 1882 को इसका निर्माण तिथि होता है। कब लागू होता है, प्रवर्तन होता है, तो वो है 1 जुलाई 1882। कई बार एग्जाम में ये भी देखने के लिए मिला है कि अधिनियम संख्या भी पूछ लेता है, तो आपको ये भी जरूर याद रखना है इसका एक्ट नंबर यानी कि अधिनियम संख्या 4 है। और दूसरी बात ये है कि टीपीए जो है एक ऐसा जो एक्ट है भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में ये लागू है, लेकिन नेपाल में लागू नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना है कि आपसे पूछ सकता है कि भारत के पड़ोसी देश निम्न में से कौन है जिनमें लागू नहीं है। तो नेपाल जो है, नेपाल एक ऐसा देश है जो लागू नहीं है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी जगहों पे जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1882 लागू है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो जो टीपीए है यानी कि इस अधिनियम में क्या होता है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की कमियों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। तो याद रखना उसका एक भाग है, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक पार्ट है जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बनाया गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो है यह भारतीय पंजीकरण अधिनियम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की एक सप्लीमेंट्री जो है अधिनियम है। उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं इंग्लैंड के जितने भी साम्य न्यायालय हैं उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वो सबके सबको समाहित किया गया है। और अगर हम बात करें सबसे पहले संशोधन इस अधिनियम में 1885 ईस्वी में हुआ था, तो साथ साथ हम उन सभी संशोधनों को देख लेंगे जो अब तक किए गए हैं टीपीए में। तो फर्स्ट संशोधन 1885, सेकेंड 1900, थर्ड जो है 1904 और फोर्थ जो है 1908। सबसे व्यापक यानी कि सबसे ज़्यादा संशोधन 1929 में इसमें किया गया था। इसीलिए 1929 का जो संशोधन है उसे मिनी टीपीए यानी कि जो है छोटा अंतरण जो है अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक और एडिशनल पॉइंट हमको याद होना चाहिए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आईपीसी का प्रथम संशोधन कब हुआ था। 1870 में, सीपीसी 1978, कॉन्स्टिट्यूशन का 1951, कॉन्ट्रैक्ट का 1899, जिसमें से 19A जो सुनिकरणी संविदा से लेकर रिलेटेड है उसको जोड़ा गया था। एविडेंस एक्ट जो है 1938 में जो है इसका पहला संशोधन किया गया था, जिसमें जो है धारा 2 और शेड्यूल सेकेंड को भी क्या किया गया था, रिपील कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं सीपीसी में प्रथम संशोधन जो है 1976 में हुआ था। ठीक है,
साथ ही साथ एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि दो तरह की विधियाँ होती हैं, एक सारवान विधि होती है और एक प्रक्रियात्मक विधि। तो जो हमारा टीपीए है वो कैसी विधि है, वो सारवान विधि के साथ साथ प्रक्रियात्मक विधि भी रखता है। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक में ये कह रहा है कि अगर हम बात करें तो सारवान विधि क्या होता है, तो यहाँ पे ये याद रखना कि जब लोगों के दायित्व और कर्तव्य का वर्णन किया गया है तो वो सारवान विधि कहता है, और जब प्रोसीजर की बात करता है तो उसे प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपीओ में संशोधन के लिए दोनों है, सारवान विधि और प्रक्रियात्मक प्रावधान। तो सारवान विधि यानी कि जो सब्सटेंशियल पॉइंट है उस पे केवल केवल जो है केंद्र और या संघ द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, राज्य केवल प्रक्रियात्मक में संशोधन करता है, और कौन कौन से सेक्शन उसमें 54, 59, 107 और 123 में केवल राज्य संशोधन कर सकता है। लेकिन अगर देखिए तो यहाँ पे टीपीए जो है एक सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि सारवान विधि है। तो ये सब एडिशनल पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट के लिए जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, जो यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का, वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उन जगहों पे इम्पोर्टेंट होगा जहाँ पे जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जो है धारा 5 से लेकर के 53A तक में याद रखना चल तथा अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया गया है। लेकिन वहीं जो है अगर हम बात करें, अब देखो 5 से 53 के बीच में, तो 5 से लेकर के 37 तक जो है जो प्रिंसिपल बताया गया है वहाँ पे चल और अचल दोनों के लिए बात किया गया है। और वहीं 38 से लेकर के 53A तक जो है केवल अचल संपत्ति के अंतरण की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीपीए की धारा 5 के बारे में, यानी सेक्शन 5 जो है बात करता है कि देखो अंतरण जो है किसके बीच में होगा। तो ये याद रखना, अंतरण हमेशा जो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है, जिसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसे इंटरवाइवस का सिद्धांत बोलते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपवाद कौन सा है इसका, तो सेक्शन 5 का अपवाद जो है सेक्शन 13, 14 एंड 16 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है जो दो पक्षकारों के द्वारा होता है, पक्षकार के कार्य के द्वारा और विधि की प्रक्रिया के द्वारा। इसमें जीवित पक्षकार और मृत्यु पक्षकार के द्वारा होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, टीपी के तहत जो है सामान्यतः जो पक्षकारों के कार्य का अंतरण होता है, ठीक है, लेकिन इसका अपवाद 57 का अध्याय तथा अध्याय 4 में दिया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में टोटल जो है 6 प्रकार का विशिष्ट अंतरण की बात करता है। ठीक है, और इसके विषय में पूर्ण अंतरण से संबंधित पूर्ण प्रावधान नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे डायग्राम लेके आए हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेना है कि क्या है, डायग्राम के बेसिस पे पूरा जो है क्या क्या पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक 1882 को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक तो पहला प्रारंभिक, दूसरा अंतरण से संबंधित सिद्धांत, और तीसरा संपत्ति अंतरण की विभिन्न रीतियाँ। तो प्रारंभिक में 1 से 4 तक सेक्शन है जो चैप्टर फर्स्ट की बात करता है। चैप्टर 5 से लेके 53A जो चैप्टर सेकंड की बात करता है। और अगर यहाँ से बात करें थर्ड, तो पहले हम सेकंड में देख लेते हैं, तो संपत्ति अंतरण से संबंधित सिद्धांत। अब ये सिद्धांत जो है दो हिस्से में बढ़ेगा। एक तो चैप्टर जो है यहाँ पे, यानी चैप्टर 2 जो है यहाँ पे जो 5 से लेके 53A तक है, तो वो बटा 5 से लेके 37, और एक बचा 38 से लेके 53A तक। इस वाले में जो 5 से लेके 37 तक है, ये आपको याद रखना चाहिए, चल और अचल यानी जिसे बोलते हैं जंगम एवं अस्थावर संपत्तियाँ, दोनों इसमें समाहित हैं। जबकि जो है 38 से लेके 53A तक जो है केवल और केवल अस्थावर संपत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। थर्ड वाले पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है संपत्ति अंतरण की विभिन्न रीतियों का वर्णन किया गया है। तो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ के 3 हिस्से डिवाइड किए, एक तो प्रारंभिक, सबको पता है जनरल, दूसरा जो है सिद्धांत की बात करता है, और तीसरा नंबर जो है रीतियों की बात करता है कि किन किन हिसाब से जो है संपत्ति का जो है अंतरण किया जाएगा, यानी ट्रांसफर किया जाएगा। तो टोटल जो है 6 प्रकार की रीतियों का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रहना चाहिए, विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय, दान, अनुयोजित दावा। ठीक है, चैप्टर 3 में जो है विक्रय से संबंधित प्रावधान है जो कि सेक्शन 54 से लेके 57 तक वर्णित है। चैप्टर 4 में बंधक जिसे मॉर्गेज कहते हैं वो धारा 58 से लेके 104 तक वर्णन है इसका। पट्टा जिसे लीज कहते हैं
चैप्टर 5 में ये प्रावधानित है सेक्शन 105 से लेके 1117 तक। विनिमय जो कि चैप्टर 6 118 सेक्शन नंबर 118 से लेकर के 121 तक इसको प्रावधानित किया गया है। और दान की बात करते हैं चैप्टर 7 जो कि धारा 122 से लेकर के 129 तक है। और आखिरी में चैप्टर 8 जो अनियोज्य दावा धारा 130 से लेकर 137 तक की बात करता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स और देखेंगे। सबसे पहले तो पूर्ण हित का अंतरण और आंशिक हित का अंतरण, टोटल 6 प्रकार के जो है हमने रीतियां देखे हैं अंतरण के, संपत्ति के अंतरण का, जिसमें जो है 4 प्रकार की जो संपत्ति के अंतरण की रीतियां हैं उनमें जो है पूर्ण हित का अंतरण होता है, जबकि 2 ऐसी रीतियां हैं जिनमें जो है आंशिक हित का अंतरण होता है। जैसे विक्रय, विनिमय, दान, अनियोज्य दावा, इसमें पूर्ण हित का अंतरण होता है। बंधक और पट्टा में जो है आंशिक हित का अंतरण होता है, यानी कि केवल और केवल जो है यहाँ पे उपभोग का जो है अधिकार दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो है उसका एक टाइम पीरियड बीत जाने के बाद जो है उसका जो मालिकाना हक है वो फिर से उसके, मालिकाना हक तो रहता है, उसका जो कब्जा रहता है फिर से वापस उसको मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो धारा 3 में जो है परिभाषाएं दी गई हैं, वो भी सूचना की, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन सूचना यहाँ से पूछा जाता है। तो सूचना 2 प्रकार की होती है कि वास्तविक सूचना जिसे एक्चुअल नोटिस कहते हैं, आणविक सूचना जिसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। धारा 4 की बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है धारा 4 जो है टीपीए का, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भाग है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित है। धारा 5 जो है संपत्ति अंतरण तथा संपत्ति के अंतरण करने को परिभाषित करता है। इंटरवाइवर्स का सिद्धांत धारा 5 में है, यानी कि इंटरवाइवर्स का मतलब होता है अंतरण जो है जीवित व्यक्तियों के मध्य होगा। ठीक है, धारा 5 का अपवाद जो है पहले ही बताया जा चुका है, 13, 14 और 16 है। ठीक है, अब हम धारा 6 की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे स्पेस सक्सेशन या उत्तराधिकारी होने की संभावना वाली धारा कहते हैं। इसमें ये जो इसका मार्जिनल नोट है सेक्शन का, वो ये कहता है क्या अंतरित नहीं किया जा सकेगा। इसमें शामिल ये भी है कि क्या अंतरित किया जा सकेगा, यानी कि इस सेक्शन जो बताता है, यानी कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 6 वो नकारात्मक प्रावधान करता है, क्या अंतरित नहीं किया जा सकेगा। और इसी में साफ साफ ये आप ये भी याद रखना है कि क्या किया जा सकेगा अंतरण किस चीज़ का, वो भी इसमें प्रावधानित है। ठीक है, वाद दायर करने का अधिकार ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन केवल वाद दायर करने का अधिकार जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये सेक्शन 6 जो है ये बताता है। स्पेस सक्सेशन में अगर डीप आपसे जाके पूछता है तो सेक्शन 6 का जो है क्लास ए जो है स्पेस सक्सेशन की बात करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 6 में उन संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता है। धारा 6 में ये भी क्वेश्चन पूछा है कितने प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया गया है, 10 प्रकार के। धारा 6(1) या 6A है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है आपसे पूछेगा कि किस तरह से जो है उत्तराधिकारी की संभावना का जो नियम है वो कहाँ है, तो ये 6(1) में है। जुमा मस्जिद मरकरा वर्सेस कोडिम नियंद्रा देवया, या जिसे जुमा मस्जिद वाद के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें धारा 6 क्लास 1 और 43 में अंतर बताया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा और अब तक से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। धारा 7 अंतरण करने में सक्षम व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, याद रखना कौन व्यक्ति सक्षम है इसमें। धारा 7 में एक प्रिंसिपल है नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, कोई व्यक्ति अपने से उत्तम यानी अच्छा स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत का अपवाद याद रखना 35, 41 और 43 है। धारा 35 निर्वाचन से संबंधित प्रावधान करता है। धारा 31 दृश्यमान स्वामी और धारा 43 कपटपूर्ण अंतरण की बात करता है। अब हम बात करते हैं धारा 8 यानी कि सेक्शन 8 की। अंतरण का प्रभाव क्या होगा। धारा 9 मौखिक अंतरण क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सेक्शन 10, 11 एंड 12 में आने वाली जो भी शर्तें हैं वो शून्य होंगी, यानी कि इसमें जो अंतरण होता है, ठीक है, अंतरण तो वैध होता है लेकिन जो शर्तें होती है वो शून्य होती है। लेकिन वही धारा 25 जो है अगर बात करें तो अंतरण क्या होगा, और अंतरण और जो शर्तें होंगी वो दोनों के दोनों क्या होंगी, शून्य मानी जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक केस आपसे इससे रिलेटेड पूछ लेता है। ठीक है, रोसर वर्सेस रोसर का केस है यहाँ से। धारा 25 में क्या होता है, शर्त और अंतरण दोनों शून्य होते हैं,
और इसी का लिंक जो है हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 23 से हम लिंक करते हैं। 23 जो है पारे डिलेक्टो का सिद्धांत, जिसे समदोष का सिद्धांत कहते हैं, वो बताता है। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे जो है विधि विरुद्ध जो भी चीज़ें होंगी वो शून्य मानी जाएंगी, तो ये भी आप देख सकते हैं। धारा 11 जो है वहाँ से केस पूछा जाता है लगभग, टल्क वर्सेस मोक्से का। धारा 13 की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, जिसे अजन्मे के पक्ष में अंतरण कहते हैं। ठीक है, अजन्मे की संपत्ति का अंतरण सीधे नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है, पूर्विकित प्रायर इंटरेस्ट का सृजन करना होता है। और ये जो है, क्योंकि हमको पता है सेक्शन 5 क्या कहता है कि केवल और केवल जो है जीवित व्यक्तियों के मध्य ट्रांसफर होता है, लेकिन वो सेक्शन 13 सेक्शन 5 का क्या है, एक्सेप्शन है। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो ये जो है पहले किसी व्यक्ति का जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जब तक बच्चा अस्तित्व में नहीं आता है। जैसे ही बच्चा अस्तित्व में आता है, पुनः ये उस बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सपोज कर लो अगर बच्चा अस्तित्व में नहीं आता है, किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, तो पुनः जो है जो अंतरण करता है उसके पास वो संपत्ति वापस चली जाती है। ठीक है, विडी वर्सेस माइकल का जो केस है, यहाँ से याद रखना है, दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम की बात करता है, ये भी याद रखना। धारा 20 के तहत अजन्मे व्यक्ति जन्म लेते ही हक पाएगा या निहित हक पाएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। धारा 14 की बात करते हैं, शाश्वतता का नियम, रूल ऑफ परपेचुइटी। धारा 15 लिंक वर्सेस रॉबिन्सन का केस यहाँ पूछा जाता है। धारा 17 में संचयन का निर्देश या एकत्र करने का निर्देश, जिसे डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन कहते हैं। धारा 18 जो होता है, धारा 14, 16 और 17 तीनों का अपवाद है। धारा 19 निहित हित की बात करता है और धारा 21 समाश्रित हित की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, तो धारा 25 धारा 22 जो है ओफर्ड वर्सेस उफर्ड के बाद से संबंधित है। धारा 25 सशर्त अंतरण की बात करता है। धारा 26 पूर्ववर्ती शर्त, जिसे पहले शर्त का पालन तब पश्चात हक की बात करता है। पूर्ववर्ती शर्त का पालन सार्थक करना होता है और सार्थक पालन का सिद्धांत जो है धारा 26। इस धारा में हित का निहित सिद्धांत समाहित है, जिसे यथा सामीप्य का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के नाम से जानते हैं। धारा 29 उत्तर भाव की शर्तें, पहले हक उसके पश्चात शर्त का पालन, इसे त्वरितता या शीघ्रता या त्वरण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसका पालन जो है अक्षरशः किया जाता है, जिसके वजह से इसे अक्षरशः पालन का सिद्धांत भी कहते हैं। अंडरवुड वर्सेस विगरी का जो है ये वाद है यहाँ पे। धारा 29 की बात करते हैं, तो ये अनिहित होने के सिद्धांत पर आधारित है। धारा 35 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, निर्वाचन चुनाव के सिद्धांत की बात करता है। यह धारा सभी प्रकार के धर्मावलंबियों यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के धर्म के लोगों पर लागू होता है। निर्वाचन का सिद्धांत जो है कूपर वर्सेस कूपर के मामले में जस्टिस हैथरवी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस धारा का आधार लोक नीति है। धारा 35 में ही एक ऐसा सिद्धांत है जो अधिकतर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इस पॉइंट को, कि मीठा मीठा हब हब तीखा तीखा थू थू करके। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे यहाँ इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए एक पॉइंट है। 35 और 35 क्या है, 7 का अपवाद है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, मनी वर्सेस मनी, टैगोर वर्सेस टैगोर, शेषम्मा वर्सेस अटचामा का केस है, यहाँ पे देख सकते हैं। 36 में समय के आधार पर प्रभाजन का सिद्धांत, 37 में संपदा के आधार पर प्रभाजन का सिद्धांत आपसे पूछ सकता है। धारा 44 जो बात करता है वो है दृश्यमान स्वामी, जो धारा 7 का अपवाद है। इसमें विबंध के सिद्धांत पर जो आधारित है। फैलाव का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। राम कुमार कुंड वर्सेस मैकमीन के बाद में प्रतिवादी सिद्धांत, ये धारा आधारित है। शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा स्टॉपल से संबंधित है। उसके बाद ज्योति सिंह वर्सेस रामदास महतो, बेनामी संविवाद अधिनियम 1988 के द्वारा इस धारा के क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। ये सब पॉइंट से रिलेटेड है। धारा 43 की बात करते हैं, ये भी धारा 7 का अपवाद है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है विबंध है, सिद्धांत है, जिसे फीडिंग द ग्रांट बाय द स्टॉपेल, सिद्धांत जो है कौन सा, विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति या परिपोषण का सिद्धांत। इस धारा में बिलेक द्वारा विबंध स्टॉपल बाय डीड समाहित है। हॉलियार्ड वर्सेस मार्शल और उसके बाद राष्ट्रपति वर्सेस फर्नांडो का केस यहाँ से संबंधित है। धारा जो यहाँ पे 48 दे के रखा है, जो बात करता है
पूर्विकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि जो समय की दृष्टि से पहले होगा विधि उसका प्रथम स्थान देगी, यानी कि पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत भी है। धारा 44 की बात करते हैं, प्रत्याशन या प्रतिस्थापन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। सेक्शन 92 भी इससे रिलेटेड है, तो रेड विथ यहाँ सेक्शन 92 भी, धारा 44 और धारा 42, ठीक है, दोनों में समाहित है। और ये जो है और कहाँ है, 140 संविधान अधिनियम के और धारा 43 के अंतर्गत भी ये सिद्धांत समाहित है। धारा 51 संपत्ति में अभिवृद्धि से संबंधित प्रावधान है। इस धारा में यह सिद्धांत समाहित है कि साम्य चाहने वालों को साम्य का पालन करना चाहिए। वाद लंबन का सिद्धांत, जो धारा 52 यानी कि सेक्शन 52 बात करता है कि लिस्पेंडेंस, इसमें क्या होता है, जो बेलामी वर्सेस सेवाइन का वाद है, इसमें जस्टिस टर्नर ने जो है ये सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत पब्लिक पॉलिसी के पर आधारित है। कुछ यहाँ से केसेस पूछे जाते हैं, फयाज हुसैन खां वर्सेस प्रागनारायण, श्रीमती सयारबाई वर्सेस यशोदाबाई, विशन सिंह वर्सेस खजान सिंह, सुप्रीम जनरल फिल्म एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेस ब्रजनाथ सिंह का केस जो है इससे संबंधित है। धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण की बात करता है। कपटपूर्ण अंतरण का प्रभाव शून्यकरणीय होता है। क्या है, डेरी बिग वर्सेस पीक कपट से संबंधित है, जिसमें जस्टिस हॉर्सेल ने जो है निर्णय दिया था। मुसाहर साहू वर्सेस हकीम लाल, ये भी उसी से संबंधित है। सेक्शन 53 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है, भाग पालन की। कुछ वाद इससे पूछे जाते हैं, मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। मारिफ यदुनाथ मेडिसिन वर्सेस एल्डरसन का केस यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ तक हमने चैप्टर 2 देखा है, अब हम आगे के चैप्टर 3 वगैरह देखते हैं। चैप्टर 3 जो है धारा 54 से लेकर 57 तक है, जो विक्रय से संबंधित प्रावधान करता है। इसमें स्वामित्व का अंतरण होता है, कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण होता है, और उसके बाद जो है पूर्ण हित का अंतरण कर दिया जाता है। धारा 54 इस धारा के विक्रय और विक्रय के करार दोनों परिभाषित करता है, और विक्रय का ढंग भी दिया हुआ है। धारा 55 में क्रेता विक्रेता के अधिकार का दायित्व है। धारा 56 और 51 पार्षिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग समाहित है। इस सिद्धांत में जो क्या हुआ था, एड्रीज वर्सेस कूपर के बाद में जस्टिस एल्डन ने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की, बंधक और भार से संबंधित, जो कि धारा 58 से लेकर 104 तक वर्णित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन जो आपसे पूछे जाएंगे। धारा 58 जो है यहाँ पे बात करता है बंधक से, यानी कि बंधक की परिभाषा का देखें तो 58A में दिया हुआ है। टोटल 6 प्रकार के बंधकों का वर्णन किया गया है। अवशेषी बंधक, जिसे विलक्षण बंधक भी कहा जाता है। हक विलेख का निक्षेपों द्वारा बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है। बंधक मोचन का अधिकार, रिडीम जो राइट्स होता है वो 60 में बताया गया है। मोचन का अधिकार धारा 60 में। मोचन का अधिकार किसके पास होता है, किसका होता है, बंधककर्ता का होता है। एक बार बंधक सदैव बंधक का सिद्धांत धारा 60 से रिलेटेड है। यह सिद्धांत नोक्स एंड कंपनी के बाद में जस्टिस लॉर्ड राइट ने प्रतिपादित किया था। एक बार गिरवी सदैव गिरवी का सिद्धांत, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो मृत्युंजय नर्मदा बाल समय के बाद में जो है ये प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है 61 से लेके 67 61 एंड 67 क्या कहता है, समेकन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन बताता है एकीकरण का सिद्धांत। 63 और 70 अनुवृद्धि का नियम, 63 अभिवृद्धि का सिद्धांत, और 67 पूर्वन जब्ती या विक्रय का अधिकार को बताता है। यह अधिकार बंधकदार का होता है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक तथा विलक्षण द्वारा बंधक में बंधकदार को पूर्वबंध का अधिकार होता है। 69A रिसीवर के बारे में प्रावधान करता है। 82 अविधाय विभाजन का सिद्धांत के बारे में बताता है। 92 प्रत्याशन यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन के बारे में बताता है। 91 की बात करते हैं, मोचन ऊपर का जिसे रिडीम का सिद्धांत कहते हैं, पूर्वबंध नीचे का जिसे हम फोरक्लोजर डाउन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि 94 में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं धारा 100 की, जो भार को परिभाषित करता है। 103 न्यायोचित सूचना, 104 हाईकोर्ट को नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधानित है। उसके बाद धारा 5 की बात जो पट्टे की बात करता है, लीज
जो कि 105 से लेकर 117 तक प्रावधानित है। पट्टे में आंशिक हित का अंतरण होता है। अब इसमें जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य सेक्शन है 105 है, पट्टे की परिभाषा दिया गया है। 111 में पट्टे की समाप्ति, सेक्शन 111 जी में जब्ती द्वारा पर्यवसान, 116 में प्रतिधारण का प्रभाव जिसे इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर कहते हैं। धारा 6 विनिमय द्वारा बात करता है, यानी कि 118 से लेकर 121 तक जो है इसका प्रावधान है। विनिमय में चल और अचल दोनों की संपत्ति का होता है, पूर्ण रहित का अंतरण होता है। 118 सेक्शन में बताया गया है कि विनिमय की परिभाषा, और धारा 121 धन का विनिमय होता है। धारा अध्याय 7 की बात करते हैं, हिबा या दान की, जो कि 122 से लेकर 129 तक है। स्वामित्व का अंतरण किया जाता है, प्रतिफल नहीं लिया जाता है, यह संविदा का पूर्ण हित का अंतरण है। धारा 122 जो है दान की परिभाषा करता है, जिसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां दान में दी जाती हैं। धारा 123 है 123, वो दान का ढंग बताता है। 124 वर्तमान संपत्ति और भावी संपत्ति का दान के बारे में बताता है। दान वर्तमान अगर रहता है तो वैध की होगा, अगर वर्तमान दान किया जाता है तो भावी दान जो रहता है वो शून्य होगा। धारा 125 अगर कई व्यक्तियों को दान दिया जा रहा है उससे संबंधित है। धारा 126 दान का वापस लिया जाना यानी प्रतिसंहरण। 127 और 128 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 127 दुर्लभ दान का सिद्धांत बताता है और 128 सर्वस्व दाता के बारे में बताता है। अब हम जो है आखिरी जो चैप्टर है जिसे हम कहते हैं अनुयोज्य दावे का अंतरण, सेक्शन 130 से लेकर के 137 तक प्रावधानित है, चैप्टर 8 की बात करने वाले हैं। अनुयोज्य दावा जिसे एक्शनेबल क्लेम के नाम से जानते हैं, तो सेक्शन 3 में परिभाषित किया गया है, यानी कि ऐसा क्लेम जिस पे एक्शन लिया जा सकता हो। अनुयोज्य दावे का अंतरण 130 में किया जाता है और 132 में ये सिद्धांत है, साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो टोटल हमने जो है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से संबंधित हम डिस्कस किया आज के इस वीडियो में। ये वीडियोस आपको कैसा लगा, लास्ट तक वीडियो देख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।